अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं हम सब लोग। उम्मीद करती हूँ हम सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग स्टैट 404 का लेक्चर नंबर 7 और 8 देखेंगे। मिड टर्म की प्रिपरेशन का हमारा लास्ट लेक्चर है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोगों ने टॉपिक आज पढ़ना है मल्टीपल लीनियर कोरिलेशन के बारे में। अब इसमें क्या है कि हम लोग थोड़ी सी इसकी नोटेशन चेंज यूज़ करेंगे। हम लोगों ने सिंपल लीनियर जो रिलेशन पढ़ा था उसमें सिर्फ हम लोग एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल से काम चलाते थे। अभी क्या है कि मल्टीपल कोरिलेशन के अंदर हमारे पास एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ होते हैं, इसलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसकी नोटेशन किस तरह से आएगी। हमारे पास पहले होता था y इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अभी हम लोगों ने नोटेशन जो यूज़ करनी है उसमें आएगा x1 इज़ इक्वल टू b1.23 प्लस b12.3 x2 प्लस b13.2 x3। अभी क्या है कि वेरिएबल्स को आप अलग अलग लिख लें। वेरिएबल 1 जो है हमारा x1 है, वेरिएबल 2 x2 है और वेरिएबल 3 हमारा x3 है। वेरिएबल जो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास जो वेरिएबल है उसे हम कहेंगे, ये वाला जो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास वेरिएबल है x1 उसे हम कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, और राइट साइड पे जितने भी होंगे 2 3 4 5 जितने भी होंगे वो इन्फिनिटी तक भी हो सकते हैं, वो सारे हमारे जो हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, अभी इसमें क्या है कि थोड़ी सी जो डिफरेंस जो है वेरिएबल्स को हम लोग नंबर करते हैं 1 2 3 बाय, इन वेरिएबल्स को हम बाय सबस्क्रिप्ट शो करते हैं। ठीक है, और सबस्क्रिप्ट में जो है नंबर 1 जो है शो करता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, और 2 3 और ऑलमोस्ट उसके बाद जितने भी वेरिएबल आ सकते हैं वो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। अभी सबस्क्रिप्ट कौन से हैं, ये 1 2 2 3 ये सारे सबस्क्रिप्ट हैं बी के साथ के। ठीक है, इनको कहते हैं सबस्क्रिप्ट। अभी इसका मकसद क्या है, हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं इस नोटेशन को। फर्स्टली तो यही है कि हम लोगों के पास एक से ज़्यादा मेथड होंगे इस तरह से मल्टीपल कोरिलेशन की इक्वेशन को लिखने में, मल्टीपल रिग्रेशन की इक्वेशन को लिखने में, सॉरी। और सेकेंडली क्या है कि हम लोग जो है ज़्यादा कन्वीनियंट वे से जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें क्या है कि x1 हमारे पास जो है x1 इज़ इक्वल टू x1 इज़ इक्वल टू b1.23। अब इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो इस साइड पे 1 है, ये 1 हमारे पास इस डिपेंडेंट वेरिएबल को शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद 2 और 3 जो है यहाँ पे शो कर रहे हैं कि हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास कितने उसके अलावा इंडिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद हैं इंडिपेंडेंट के अलावा। ठीक है, जैसे हमारे पास ये x2 वेरिएबल पड़ा हुआ है और x3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल पड़े हुए हैं, ये हमारे इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। तो इसका मतलब है कि इसमें फर्स्ट जो है x1 को शो करेगा और सेकंड दोनों जो हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को शो करेंगे। नेक्स्ट क्या है कि सबस्क्रिप्ट 1 2.3 जो शो करती है, ये 1 2.3 का क्या मतलब है हम लोग यहाँ पे देखते हैं। 1 का मतलब है कि हमारे पास ये डिपेंडेंट वेरिएबल पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद 2 हमारी किस चीज़ को शो कर रहा है कि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कोफिशिएंट है, ये जो साथ हमारा b के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है कोफिशिएंट x2 वेरिएबल जो है b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो डॉट से पहले आएगा यहाँ पे। ठीक है, और लास्ट 1 3 जो है हमारा वो शो कर रहा है कि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल और कौन कौन सा मौजूद है। ठीक है, इन चीज़ों को शो करने के लिए यूज़ होता है। इस तरह से सबस्क्रिप्ट को हम लोग याद रखते हैं। ठीक है, अभी क्या है कि यहाँ पे हम लोग ज़्यादा आसान तरीका देखते हैं। यहाँ पे हम इन चीज़ों को मेंशन कर लेते हैं। ज़्यादा 1 हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल को शो करेगा, सेकंड जो है हमारा 2 के साथ 1 के साथ 2 जो है वो कोफिशिएंट इज़ अटैच्ड विद विच वेरिएबल, कि किस वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट हमने अटैच किया हुआ है, और लास्ट 1 जो है डॉट के बाद वाला कौन कौन से और वेरिएबल हमारी इक्वेशन के अंदर इन्वॉल्व हैं उन चीज़ों को शो करता है। ठीक है, 3 के बाद 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, जितने मर्जी हो सकते हैं। ठीक है, अब मल्टीपल कोरिलेशन को पढ़ने का फ़ायदा क्या है कि इसमें सारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनका डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर साइमल्टेनियसली क्या इफेक्ट होता है उसको स्टडी करता है ये। ठीक है, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट हम लोगों ने पीछे एक एग्जांपल पढ़ी थी यील्ड ऑफ राइस, उसके बारे में। अभी यील्ड ऑफ राइस हमारे पास क्या है कि वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसके सारे अदर वेरिएबल जो हैं जैसे कि टाइप ऑफ सीड हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, रेनफॉल या ह्यूमिडिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और इनका साइमल्टेनियसली इकट्ठा जो है यील्ड ऑफ राइस पे इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को हैंडल करने के लिए हम लोग मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट्स का यूज़ करते हैं। और इस कोफिशिएंट को हम लोग सिंबलाइज कैसे करते हैं, R1 जो है हमारा हम लोगों ने x1 से डिनोट किया था ना डिपेंडेंट वेरिएबल को, तो 1 हमारा उस चीज़ का आ गया और बाकी जो है इंडिपेंडेंट सारे वेरिएबल जो थे वो हमारे डॉट के बाद आ गए। इस तरह से आपने इनको सिंबलाइज करना है। ठीक है, अभी कोरिलेशन कोफिशिएंट का हम लोग फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट R1.23 है हमारे पास,
R1.23 इक्वल टू क्या आएगा कि फर्स्ट जो है हमारा पेयर बनेगा 1 का 2 के साथ, 1 2 का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट हमारा है 1 का 3 के साथ एक पेयर बनेगा। ठीक है, ये 1 का 3 के साथ एक पेयर बनता है और 1 का ये 2 के साथ एक पेयर बनता है। इन पेयर्स को हम लोगों ने दोनों का स्क्वायर लेना है, उनके वैल्यूज़ को ऐड करना है माइनस। अभी क्या है कि हम लोगों ने 1 2 का एक पेयर बनाया, 1 3 का एक पेयर बनाया। इसके अलावा एक हमारा तीसरा पेयर बनता है 2 3 का। आपने इन तीनों की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, इस सब को 2 के साथ मल्टीप्लाई करा देना है और इस टोटल वैल्यू को आपने माइनस कर देना है इन दोनों के सम में से। ठीक है, डिवाइड आपने किस चीज़ के साथ करना है कि ऊपर जो हमने जिन दोनों वैल्यूज़ का स्केल लिया ना, उनको छोड़ के जो लास्ट वैल्यू हमारी बची 2 3, ठीक है, 2 3 का नीचे स्केयर होगा 1 माइनस R23 का स्केयर और होल का स्केयर रूट आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने फार्मूला याद रखना है। जहाँ पे R12 इक्वल टू 2 1, अगर तो 1 2 आ जाता है तो भी ठीक है। ठीक है, अगर 2 1 आ जाता है तो भी कोई मसला नहीं, वो दोनों की वैल्यूज़ इक्वल होंगी। और इसका मतलब क्या है कि सिंपल कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल 1 एंड 2। अगर तो हमारे पास ये 1 3 या 3 1 आ जाता है तो ये 1 और 3 के दरमियान में हमारा रिलेशनशिप जो है उसको वेरिएबल के दरमियान में सिंपल कोरिलेशन जो है उसे शो करेगा। सिमिलरली हमारे पास 2 3 और 3 2 दोनों इक्वल होंगे और ये जो है कोरिलेशन वेरिएबल 2 और 3 के दरमियान में उसे शो कर पाएगा। ठीक है, सिमिलरली जैसे हमने अभी ऊपर फार्मूला देखा है 1.23 का, उसी तरह से 2.13 का हम लोग देख लेते हैं कि पहला आपने डॉट के बाहर वाला जो है 2 का 1 के साथ पेयर बनाना है, फिर 2 का 3 के साथ पेयर बनाना है, उन दोनों का स्क्वायर करना है। R21 का स्क्वायर प्लस R23 का स्क्वायर माइनस 2 R21 R23 और लास्ट में हमारा कौन सा रह गया R13। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना है, तीनों को डिवाइडेड बाय 1 माइनस लास्ट वाला हमारा जो था 1 3 R13 का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, आप इसको रेंज भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी ठीक है ये फार्मूला आपका। इसी तरह से आपने 3.12 का भी फार्मूला खुद ही से देख लेना है, सेम उसी मेथड से करना है। आप लोग एक दफ़ा करके देखिएगा, बहुत आसान है। ठीक है, मेन पॉइंट इसके क्या है इस टॉपिक के कि वैल्यू ऑफ आर जो है हमारे पास उसकी हमेशा रेंज जो है 0 से 1 के दरमियान होगी। अगर तो 0 के बिल्कुल नज़दीक होगी तो हमारा जो है वीक रिलेशनशिप होगा, अगर वैल्यू 1 के बहुत नज़दीक होगी तो हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा, लेकिन कभी भी वो नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी आर की। ठीक है, वैल्यू ऑफ आर टेक्स इनटू अकाउंट ऑल दी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब आर की वैल्यू में सारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनकी भी वैल्यूज़ शामिल होती हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी इसकी। फॉर मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल द सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट्स आर R12 इक्वल्स टू 0.492, R13 इज इक्वल टू 0.927 और R23 इज इक्वल टू 0.758। फाइंड ऑल दी कोरिलेशन कोफिशिएंट्स। अब सारे कोरिलेशन कोफिशिएंट्स कौन कौन से बनते हैं, R1.23, R12.3 और R13.2। ठीक है, ये सारे हमारे पास जो हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट्स बनते हैं और उनको बाय फार्मूला आपने फार्मूलाज मैंने अभी आपको समझाया कैसे करने हैं। ठीक है, ये फार्मूलाज के अंदर आपने वैल्यूज पुट करनी है सिंपली और इनको सिंपलीफाई करके आपने आंसर निकाल लेना है। लास्ट में आपने एक चीज़ ध्यान में क्या रखनी है कि अगर तो आपका आंसर जो है ये पहले तो आपका हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा, अगर तो नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपने कैलकुलेशन गलत की है। ठीक है, सेकेंडली अगर तो आपका 1 के बहुत नज़दीक है, फॉर एग्जांपल 0.98 ये 1 के करीब करीब की वैल्यू है ना, अगर तो बहुत ज़्यादा 1 के करीब की वैल्यू है तो आपका रिलेशनशिप हमारा हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, इसका कोरिलेशन कोफिशिएंट का। अगर तो आर की वैल्यू बहुत छोटी होगी, 0 के बहुत नज़दीक होगी, तो बहुत ही वीक रिलेशनशिप होगा उन सारे वेरिएबल्स के दरमियान में। ठीक है, फॉर मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वी यूज़ मल्टीपल कोरिलेशन, मतलब कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे तो उनके लिए हम लोग मल्टीपल कोरिलेशन को यूज़ करेंगे। इट इज़ अ कोरिलेशन बिटवीन वन वेरिएबल विद अदर मल्टीपल और ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स। इसका मतलब क्या है कि कोरिलेशन है एक वेरिएबल का मल्टीपल वेरिएबल से या ग्रुप ऑफ वेरिएबल से। इसको डिनोट हम करते हैं R1.23 से। ये मेन टॉपिक्स हैं, अपने मेन पॉइंट्स सारे ध्यान में रखने हैं, MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है। यूजिंग सिंपल कोरिलेशन वी कैन फाइंड आउट दी मल्टीपल कोरिलेशन। हम लोग सिंपल कोरिलेशन को यूज़ करते हुए भी मल्टीपल कोरिलेशन को फाइंड कर सकते हैं और इसकी रेंज जो है 0 से +1 तक है। ठीक है, अभी इसके सेकंड पार्ट में क्या है, लेक्चर नंबर 7 के पार्शियल कोरिलेशन क्या होती है। ठीक है, पार्शियल कोरिलेशन को हम लोग उस टाइम यूज़ करते हैं, It involves the studying linear relationship between two variables
आफ्टर इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट फैक्टर्स। अब क्या है कि दो वेरिएबल्स का लीनियर रिलेशनशिप जो है इसको एनालाइज करती है, और उसमें क्या होता है कि सारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनको उन्हीं टू वेरिएबल्स के दरमियान जो है एडजस्ट कर दिया जाता है। सिंपल कोरिलेशन डज नॉट प्रूव टू बी अ गुड टेक्निक स्पेशली व्हेन वी आर डीलिंग विद मल्टीपल वेरिएबल। अब सिंपल कोरिलेशन जो है जब हम लोग मल्टीपल वेरिएबल्स को यूज़ कर रहे होते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाती है। इन ऑर्डर टू गेट अ करेक्ट पिक्चर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स वी शुड गेट फर्स्ट एलिमिनेट द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास यील्ड ऑफ राइस वाली एग्जांपल थी, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट को यूज़ करके देखते हैं। पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स x1 एंड x2 स्टडीड पार्शियली आफ्टर एलिमिनेटिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ थर्ड वेरिएबल। हम लोग क्या करते हैं कि दो वेरिएबल्स का हम लोग इफेक्ट लेते हैं और तीसरा वेरिएबल जो है उसका जो भी इफेक्ट है उन दोनों वेरिएबल्स पे उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं, इसका फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। जैसे हम लोग R12.3 का हम लोग देखते हैं, इसमें आपने क्या करना है, फार्मूला में पहला जो पेयर बनता है ना डॉट से पहले वाला R12 उसको लिख लेना है, माइनस उसमें से जो 1 के दूसरे दो पेयर बन रहे हैं, मतलब कि R13 बन रहा है हमारा और R23 बन रहा है, उन दोनों को वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके आपने R12 में से माइनस करा देना है। डिवाइड में आपने क्या करना है, डिवाइड में आपने R13 ये वाला पेयर 1 माइनस R13 का स्क्वायर कर देना है, माइनस फिर स्क्वायर रूट लेके उसके ऊपर फिर सेकंड आपने स्क्वायर रूट लेना है, उसमें 1 माइनस ये जो 2 का हमारा सेकंड पेयर बन रहा है 3 के साथ उसका स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, इस तरह से आपने इसका हमारा जो है पार्शियल कोरिलेशन का फार्मूला डिफरेंट हो जाएगा यहाँ पे। और R12, 21 ये सारी चीज़ें जो हैं सेम पिछले टॉपिक की तरह ये सिंपल कोरिलेशन को शो करता है बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अभी आपने क्या करना है कि ये फार्मूले तीनों आपने ज़हन में रखने हैं, बिल्कुल उसी तरह से निकालने हैं जैसे हम लोगों ने पिछले देखे थे। ठीक है, तो इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं कि आर की वैल्यू यहाँ पे पार्शियल कोरिलेशन में -1 से 1 तक आती है। जितना +1 के नज़दीक होगी वैल्यू उतना हमारा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा, और जितनी ज़ीरो के करीब वैल्यू होगी उतना वीक कोरिलेशन होगा हमारा रिलेशनशिप। इट्स कैलकुलेशन इज़ बेस्ड ऑन अ सिंपल कोफिशिएंट्स। सिंपल कोफिशिएंट के ऊपर इसकी कैलकुलेशन बेस्ड होती है। इट एक्सक्लूड्स मतलब कि या तो किसी एक हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं, या इसको एलिमिनेट कर लेते हैं, या रिमूव कर देते हैं द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर वेरिएबल्स, के दूसरे जो वेरिएबल्स हैं उनका सारा जो है इन्फ्लुएंस निकाल देते हैं, उनका जो भी इफेक्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर वो हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल एक देखते हैं, उससे अच्छे से समझ आएगी। एग्जाम्पल में उन्होंने हमें 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं, R12, R13 और R23। आपने क्या करना है, पार्शियल कोरिलेशन, अगर तो आपको पार्शियल कोरिलेशन का कहा हुआ है तो आप लोगों ने ये फार्मूला यूज़ करना है। अगर आपको मल्टीपल कोरिलेशन सिंपल दी हुई है तो फिर आपने पिछला फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, सिंपल आपने वैल्यूज़ पुट की है उसके अंदर, और फिर आपने वैल्यू निकाल लेनी है। -0.8202 हमारा आंसर निकलता है यहाँ पे फार्मूला के अंदर पुट करने के बाद सारा कुछ। देयर इज़ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। अगर तो नेगेटिव साइन आ रहा है हमारे कैलकुलेशन के अंदर तो इसका मतलब है कि नेगेटिव कोरिलेशन हमारे पास वेरिएबल्स के दरमियान में है। सो वी कैन सिमिलरली फाइंड R23.1 और 31.2। ये आप लोगों ने खुद से करके देखना है। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। पार्शियल कोरिलेशन मेक्स इट पॉसिबल टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ थर्ड वेरिएबल। पार्शियल कोरिलेशन जो है तीसरे वेरिएबल का इफेक्ट रिमूव करने के लिए हेल्प करती है, और इसको नोट कैसे करते हैं, R12.3। इसमें क्या है, आप लोगों ने इस चीज़ से पहचान रखनी है कि पहले तो आपने कैपिटल R यूज़ करना है मल्टीपल कोरिलेशन के अंदर, और पार्शियल के अंदर आपने स्मॉल r जो है आपने वो यूज़ करना है। सेकेंडली ये है कि आप लोगों ने वहाँ पर यूज़ किया था R1.23, कैपिटल R1.23, 1 के बाद आपने डॉट लगा लिया था, लेकिन इसके अंदर जो है आपने दो डिजिट लेने हैं पहले डॉट से पहले। ठीक है, और तीसरा जो है सिंगल लास्ट में आएगा। वी यूज़ सिंपल कोरिलेशन टू फाइंड आउट पार्शियल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन को यूज़ कर सकते हैं पार्शियल कोरिलेशन फाइंड करने के लिए। इसी तरह से सिंपल कोरिलेशन भी हमारी जो है रेंज करती थी -1 से लेकर +1 तक, हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था। इफ सिंपल एंड पार्शियल कोरिलेशन आर स्टडीड टुगेदर अ वेरी यूजफुल एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट वेरिएबल्स इज पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लेक्चर नंबर 8 को देखते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर रिग्रेशन कोएफिशिएंट। हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग को रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक हमारे पास यहाँ पे पिक्चर दी गई है जिसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं।
एक तो हमारे पास पॉपुलेशन है और दूसरा उसमें से हम लोगों ने एक छोटा सा सैंपल लिया, उस पर हम लोगों ने हाइपोथेसिस किया है और कंक्लूजन जो है हाइपोथेसिस के ऊपर हम लोगों ने हाइपोथेसिस को यूज़ करते हुए उस सैंपल के ऊपर हमने कंक्लूजन बनाई है। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या है कि ऑल दी ऑब्जेक्ट्स अंडर स्टडी टुगेदर मेक अ पॉपुलेशन। अंडर स्टडी जो सारे जो ऑब्जेक्ट्स होंगे किसी एक एरिया के उसे हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन। इन जनरल हम लोग क्या करते हैं कि एक सैंपल ले लेते हैं पॉपुलेशन में से और उस पर डिफरेंट हम लोग ऑपरेशंस जो हैं परफॉर्म करते हैं और उन ऑपरेशंस के बिना पे उस सैंपल के जो हमने उस सैंपल के ऊपर जो भी कंक्लूजन ड्रॉ किए हैं उनको यूज़ करते हुए हम लोग जो है पॉपुलेशन के बारे में, जो पॉपुलेशन हम लोग अंडर स्टडी थी हमारे, उसके बारे में हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन रिग्रेशन की इक्वेशन कैसे होगी, हमारे पास y इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस एप्सिलॉन। हमारे पास क्या होगा कि सिंपल के अंदर हम लोग a यूज़ करते थे, उसकी जगह पे आपने यहाँ पे अल्फ़ा यूज़ करना है। फिर हम लोग बी एक्स यूज़ करते थे सिंपल रिग्रेशन के अंदर, और इसकी जगह पे हम लोगों ने यहाँ पे बीटा एक्स यूज़ करना है। और लास्टली हम लोग जो एरर के लिए यहाँ पे e यूज़ करते थे, उसकी जगह हमने एप्सिलॉन यूज़ करना है। ठीक है, सिंपल हाइपोथेसिस टेस्टिंग के जनरल प्रोसीजर क्या है, ट्रेडिशनल मेथड जो हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा स्टैट के लेक्चर्स के अंदर, स्टैट के कोर्सेज़ के अंदर। उसमें क्या है कि सबसे पहले हम लोग हाइपोथेसिस स्टेट करते हैं और क्लेम जो है उसे आइडेंटिफाई करते हैं। सेकेंडली हम लोग क्रिटिकल वैल्यूज़ जो हैं टेबल से हम लोग क्रिटिकल वैल्यूज़ ड्रॉ करते हैं। नंबर 3 पे हम लोग कंप्यूट करते हैं डैश वैल्यू, खुद से एक हम लोग जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो निकालते हैं। फिर नंबर 4 पे हम उनको कंपेयर करके ये डिसाइड करते हैं कि आया कि हमने जो नल हाइपोथेसिस लिया है उसको रिजेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, और लास्ट पे हम लोग जो रिजल्ट्स आए हैं उनको समराइज़ करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या क्या होता है कि हाइपोथेसिस को हमने टेस्ट करना होता है। इसमें आपने कुछ चीज़ें याद रखनी है। उसमें क्या है कि हमारे पास हमेशा जो है नल हाइपोथेसिस होगा ना एच नोड, उसमें आपके पास इक्वल वाली वैल्यूज़ यूज़ होंगी। वो लेस देन इक्वल हो सकता है, वो ग्रेटर देन इक्वल हो सकता है या इक्वल हो सकता है। अल्टरनेटिव का क्या मतलब होता है, अल्टरनेटिव हमेशा इन सारी चीज़ों का उलट होता है। फॉर एग्जांपल इक्वल का हमारे पास जो उलट होता है वो नॉट इक्वल होता है। ठीक है, लेस देन इक्वल का हमारे पास उलट क्या होता है, ग्रेटर। इक्वल ख़त्म कर देना है। ठीक है, इक्वल ख़त्म होगा तो उसका मतलब है नॉट इक्वल आ जाएगा, उस नॉट इक्वल को हमने मेंशन नहीं करना। लेस देन का उलट होता है हमारे पास ग्रेटर देन। इसी तरह हमारे पास ये जो ग्रेटर देन इक्वल था इसका उलट हमारे पास आ जाएगा लेस देन। ये सारी हमारी ये वाली और ये सारी हमारी नल हाइपोथेसिस के सैम्पल हमारे उसके अंदर यूज़ होते हैं। ठीक है, तो आपने इनको नल कह दिया, अल्टरनेट हाइपोथेसिस के अंदर हमारा यूज़ होता है ये। सॉरी अगेन कह रही हूँ, नॉट इक्वल, ग्रेटर और लेस देन का साइन हमारा हमेशा अल्टरनेट हाइपोथेसिस में यूज़ होगा। इक्वल, लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल हमारा हमेशा नल हाइपोथेसिस में यूज़ होगा। स्टेप 2 में क्या करना है कि डिसाइड द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम लोगों ने कैसे निकालना है कि अल्फ़ा हमारे पास दिया होगा परसेंटेज में, आपने उसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लेना है। वो 5% हो सकता है, 10% हो सकता है। नॉर्मली हम लोगों के एग्जाम्पल्स के अंदर 5% ही हम लोग लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस रखते हैं। ठीक है, जनरल फार्मूला फॉर्मेट। अब इसका फार्मूला कौन सा होता है, मैनी हाइपोथेसिस आर टेस्टेड यूजिंग अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग जनरल। अभी हमारे पास टेस्ट वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट करनी है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो हमने खुद निकाली है माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू जो टेबल वाली वैल्यू होती है। ठीक है, इन दोनों को माइनस करके डिवाइड कर देना हम लोग ने स्टैंडर्ड एरर से। ठीक है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज द स्टैटिस्टिक सच एज मीन एक्स बार दैट इज़ कंप्यूटेड फ्रॉम द सैम्पल डेटा, जो हमने सैम्पल डेटा से खुद निकाली होती है। जैसे कि मीन हो गया किसी डाटा का, एक्स बार जो होता है उसको हम कहते हैं ऑब्जर्व वैल्यू। और सेकंड में हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू वो होती है इज़ द पैरामीटर सच एज मीन दैट यू वुड एक्सपेक्ट टू ऑब्टेन इफ द नल हाइपोथेसिस वाज ट्रू। अगर तो आपने जो नल हाइपोथेसिस कंसीडर किया है उसको आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो नल हाइपोथेसिस आपका ट्रू होगा, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू उस पैरामीटर को कहते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स दी हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू, जो आप लोगों ने टेबल की वैल्यू ली होती है हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू, इसको हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू कहते हैं। ठीक है, द डिनोमिनेटर इज द स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैटिस्टिक बीइंग टेस्टेड। अभी क्या है कि जो फार्मूला हम लोगों ने खुद से अप्लाई किया होता है उसका डिनोमिनेटर जो है वो स्टैंडर्ड एरर होगा। ठीक है, अभी इसका सिंपल जो है फॉर्म क्या होगी, टी इज इक्वल टू बी माइनस बीटा नॉट डिवाइडेड बाई एस ई ऑफ बी। अभी यहाँ पे क्या होगा, एस ई ऑफ बी जो है हमारे पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ बी होगा। ये जो बी हमारे पास लिया हुआ है हमने, इसका स्टैंडर्ड एरर जो है उसको
एस ई ऑफ बी कहेंगे, और बीटा नोट हमारे पास उन सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। इट इज़ टी टेस्ट, इसको हम कहते हैं टी टेस्ट। ये जो हम लोगों ने फार्मूला देखा है, डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास हमेशा जो साइज़ होता है उसमें से 2 माइनस कर देंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास वैसे निकलता है। ऑब्जर्व वैल्यू को हम लोग सैम्पल वैल्यू भी कहते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू का दूसरा नाम पॉपुलेशन वैल्यू होता है। इन दोनों चीज़ों को याद रखना है। स्टेप 4 पे आपने सारी कैलकुलेशंस करनी होती हैं। उसमें क्या है कि बीटा नोट हमने, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ हम भूल गए, बीटा नोट जो है हमारे पास ये हमारे पास हाइपोथेसाइज्ड या गिवन वैल्यू होती है, ठीक है। अभी क्या है कि वैल्यूज़ हम लोगों ने इस फार्मूला को देखते हुए कौन कौन सी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले बी की वैल्यू फाइंड करनी है, जो हम लोगों ने पीछे बी का फार्मूला देखा हुआ है, ठीक है। बी का फार्मूला हमने देखा है पीछे, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया बी का फार्मूला। फिर नेक्स्ट हमारे पास ए का आ जाता है, वो भी हमें पता है, वाई बार माइनस बी एक्स बार एस वाई एक्स स्टैंडर्ड एरर ऑफ वाई ऑन एक्स, ठीक है। वाई का एक्स पे जो स्टैंडर्ड एरर बनता है उसकी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कैसे करनी है, ये फार्मूला हम लोग टाइप करके देखते हैं। सिग्मा वाई माइनस वाई बार वाई हैड होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस 2 होल का स्क्वायर रूट। अब इसको उन्होंने सिंपल हमें फॉर्म तो ये वाली दे दी, ठीक है। इसको हम लोग ये वाली फॉर्म कैसे देखें इसकी, उसके लिए हम लोग यहाँ पे नीचे मैंने किया है सॉल्व, इसको देखते हैं। आपने क्या करना है, हम लोगों के पास ये सिग्मा वाई माइनस वाई हैड का स्क्वायर है ना, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि वाई हैड जो हमारा है ए प्लस बी एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो आपने वाई हैड को ए प्लस बी एक्स से रिप्लेस कर देना है, तो ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस का ए हो जाएगा और माइनस का बी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अभी इसकी वैल्यूज़ को रिप्लेस किया, हमारे पास यहाँ पे था स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर को हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू जो है 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। अगर 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रही है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ये सिग्मा वाई बनता है, ठीक है। सिग्मा वाई को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करा देना है। फिर आपने क्या करना है, ये सिग्मा ए के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ए बाहर रह जाएगा और सिग्मा जो है दोबारा इस वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने सिग्मा एक्स जो है, सिग्मा बी एक्स जो है, उसको हमने फिर से इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। अब या तो आप इसका ये देख लें कि आपकी, अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूँ तो आपकी ये 2 चीज़ें हैं जो ये आपके ज़ीरो को अप्रोच कर जाएंगी। ज़ीरो को अप्रोच क्यों करेंगी, क्योंकि ये नॉर्मल इक्वेशंस हैं। अगर इस तरह से समझ नहीं आती तो आप जस्ट इन दोनों वैल्यूज़ को इग्नोर कर दें और ये जो वैल्यू है इसको आप सिंपल मल्टीप्लाई करें। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा वाई का स्क्वायर बन जाएगा माइनस सिग्मा ए वाई हो गया ये, और उसके बाद ये लास्ट वाला जो है सिग्मा एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई किया हमने, लास्ट हम लोग फॉर्म देखते हैं इसकी क्या बनेगी। सिग्मा वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस ए सिग्मा वाई माइनस बी सिग्मा एक्स वाई माइनस ये दोनों जो ऊपर वाली 2 वैल्यूज थी वो ज़ीरो को अप्रोच कर गई, इनको ख़त्म कर देना और ये हमारा वापस ये वाली फॉर्म बन गई। सिग्मा वाई माइनस वाई बार का वाई हैड का स्क्वायर जो है इसको आप लोगों ने फार्मूले के अंदर रिप्लेस कर देना ले जाके, ठीक है। यहाँ पे फार्मूले के अंदर पुट किया तो फाइनली हमारे पास एस वाई एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस ए सिग्मा वाई माइनस बी सिग्मा एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस 2 होल स्क्वायर रूट, ठीक है। ये हमारे पास फाइनली फार्मूला आ गया। आप लोग ये इसको नोट भी कर सकते हैं अगर नहीं समझ आती तो, अदरवाइज़ आपने सिंपली क्या करना है कि इसका स्क्वायर ओपन करके जस्ट सिग्मा वाई को अंदर जो है ए माइनस बी एक्स की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेना है, आपको फार्मूला ये आसानी से याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ बी हमारे पास था। स्टैंडर्ड एरर ऑफ बी जो है उसमें हम लोगों ने क्या करना है कि एस वाई एक्स की वैल्यू के साथ डिवाइड कर देना है स्क्वायर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर, ठीक है जी। स्टेप 5 में आप लोगों ने क्या करना है कि टी टेबल को यूज़ करें और क्रिटिकल वैल्यूज़ को फाइंड करें। फिर उन वैल्यूज़ को आप लोग बेल शेप का जो है उसके ऊपर प्लॉट करके देखें और फिर वैल्यूज़ को कंपेयर करना है। वैल्यू जो है टेबल वैल्यू है और कैलकुलेटेड वैल्यू, इन दोनों को कंपेयर करना है। नंबर 4 पे आपने कंक्लूड और समराइज़ कर देना है रिजल्ट को। एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे आप लोगों ने। अच्छा, एक ये भी चीज़ याद रखनी है कि आपका जो भी वैल्यू आएगी ना, आपने यहाँ पे दरमियान में हमारा जो है कर्व के हमेशा दरमियान में यहाँ पे ज़ीरो आता है। उसके बाद जो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू होती है ज़ीरो के दोनों साइड पे आपने प्लस और माइनस में,
ठीक है, उन दोनों को प्लॉट कर लेना है। जैसे यहाँ पे हम लोग कह लेते हैं कि 0.025 हमारी वैल्यू है, ये प्लस की है और इधर आपने वही माइनस की वैल्यू लिख लेनी है। अब तो अगर तो इन दोनों प्लस और माइनस की वैल्यूज़ के दरमियान में आप लोगों की आपका जो कैलकुलेटर वैल्यू आप लोग टी का फार्मूला यूज़ करके निकालेंगे, अगर तो इस एरिया में आती है तो आपने वो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं करना। अगर इसकी बजाय ये जो बाहर वाला एरिया है 0.025 और -0.025 के बाहर वाला एरिया यहाँ पे आती है, तो आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देना है। ठीक है, इन चीज़ों को आपने ज़हन में रखना है। मैं आगे एग्जांपल भी करवाऊंगी इसकी। ठीक है, तो एग्जांपल है, यहाँ पे आप लोगों को डेटा दिया हुआ है उन्होंने। हाइट और वेट का डेटा है हमारे पास। एस्टिमेट द रिग्रेशन लाइन फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा हाइट एंड वेट, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द वेट एंड हाइट आर इंडिपेंडेंट। उन्होंने कहा है कि वेट और हाइट जो है इंडिपेंडेंट है। इस हाइपोथेसिस को आपने टेस्ट करना है और इसकी एस्टिमेट जो है रिग्रेशन लाइन जो है आपने वो ड्रॉ करनी है इस डाटा की। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करके देखते हैं। आपने ये सिंपल डाटा जो है एक्सेल के अंदर आपने स्कैटर प्लॉट इसका ड्रॉ करना है, तो कुछ इस शेप का आएगा। ठीक है, आपके पास इस तरह से स्ट्रेट लाइन में होगा। बी या बीटा की वैल्यू जो है सारी वो ऊपर इस तरह से आएगी। फिर आपने क्या करना है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, ये स्लोप जो है बी का, इसको हम लोग थोड़ा सा इसका एंगल चेंज करते हैं। तो हम लोग अगर थोड़ा सा इसका एंगल चेंज करते हैं तो ये हमारा ग्राफ जो है थोड़ा सा इस तरह से थोड़ा सा इधर टेढ़ा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब मज़ीद अगर हम इसको हम लोग एंगल इसका टेढ़ा करें तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे सारे डेटा पॉइंट जो हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल होंगे। ठीक है, ये पैरेलल आ जाएंगे तो इस जगह पे हम लोग क्या कहते हैं कि हमारा जो वेरिएबल दिए गए हैं एक्स और वाई, उन दोनों का आपस में कोई भी लीनियर रिलेशनशिप है ही नहीं। ठीक है, सो दैट्स वाई वी कैन से दैट एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। अगर तो आपका डेटा जो है इस शेप को पकड़ जाता है, ये वाली शेप आपकी डेटा की आ जाती है कि आपके डेटा पॉइंट सारे हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो एक्स एक्सिस है उसके पैरेलल आ जाते हैं, तो फिर आपके दोनों वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, अब हाइपोथेसिस उन्होंने कहा था कि आपने टेस्ट करनी है। हाइपोथेसिस में उन्होंने कहा था, हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट वेट एंड हाइट आर इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब है कि उनका कोई भी स्लोप नहीं है और जो है कोई भी लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। इसका मतलब हम बीटा को 0 के इक्वल रख लेते हैं। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो मैंने आपको पीछे बताया था कि नल हाइपोथेसिस में हम लोग इक्वल का साइन यूज़ करते हैं और अल्टरनेट में हम लोग इक्वल का कभी भी यूज़ नहीं करते। यहाँ पे 1 आएगा, सॉरी H1 आएगा। ठीक है, ये आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे स्टेप 2 में हमने क्या करना है कि हम लोगों ने जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा जो है अगर आपको गिवन नहीं है तो आपने खुद से अल्फ़ा 5% रख लेना है और 5% को हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 0.05 आ जाएगा। नंबर 3 पे आपने टेस्ट स्टेटिस्टिक यानी कि फार्मूला यूज़ करना है टी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। उसमें हम लोग क्या करेंगे, टी इज इक्वल टू बी माइनस बीटा नॉट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ बी। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो भी आप लोगों की यूज़ होगी, वो मैं बताऊंगी कहाँ पे यूज़ होगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका फार्मूला उसका ये होता है n-2। जो साइज़ आपको गिवन है उसमें से आपने 2 माइनस कर देना। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो डाटा हमारे पास कितना है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 12 है हमारे पास। ठीक है, एंड हमारे पास 12 है। तो नंबर 4 में हम लोगों ने कैलकुलेशंस करनी है। उसके लिए हम लोगों ने फार्मूले जो देखने हैं उनमें क्या क्या यूज़ होना है। सबसे पहले तो बी की वैल्यू हम लोग देखते हैं। बी में हमारे पास सिग्मा एक्स वाई यूज़ होगा, सिग्मा एक्स यूज़ होगा, सिग्मा वाई होगा। सिग्मा एक्स का स्केयर जो है एक्स का स्केयर और वाई का बस वाई का स्केयर नहीं यूज़ होगा, सिर्फ सिग्मा एक्स का स्केयर है। ये सारी वैल्यूज़ हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है टेबल में। ठीक है, उसके बाद जो है फिर ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, वाई का बार माइनस बी एक्स बार। ठीक है, ये फाइंड करना है। फिर उसके अलावा एक्स माइनस एक्स बार होल का स्केयर हमने ये वैल्यू भी निकालनी है। इसका फार्मूला हम लोग ओपन करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास सिग्मा एक्स का स्केयर माइनस सिग्मा एक्स होल स्केयर डिवाइडेड बाय एन, इसको हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग एक्स माइनस एक्स बार भी आप लोग निकाल सकते हैं सिंपल, या उसकी जगह पे आप लोग ये भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं। उसके लिए यहाँ पे मैंने टेबल ऊपर ड्रॉ कर लिया था, ये देख लें आप वैल्यूज़ यहाँ से एक्स स्केयर वाई स्केयर और एक्स वाई टेबल आप लोग खुद वैल्यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से देख के लिख लें, ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इन वैल्यूज़ को पुट करें, बी की वैल्यू निकालें। बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5.03। इसी तरह वाई बार और एक्स बार की वैल्यूज़ निकालें और उसके बाद बी को एक्स बार के साथ मल्टीप्लाई करके वाई बार में से माइनस कर दें, ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास आएगी -179.41। फिर उसके बाद वाई माइनस वाई हैट बार, उसका जो फार्मूला ओपन करें आप,
हम लोगों ने पीछे देखा था, ये फार्मूला बनता था हमारा फाइनल, उसमें आपने सारी वैल्यूज़ पुट करके इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास सिग्मा वाई माइनस वाई बार कितना आएगा, 915.16, ठीक है। इसी तरह लास्ट में हम लोग हमारे पास क्या रह गया, एक्स माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे सिग्मा एक्स का स्क्वायर माइनस आपने यूज़ करना है सिग्मा एक्स का होल का स्क्वायर लेना है, फिर उसको एन के साथ डिवाइड करके माइनस कर देना है सिग्मा एक्स स्क्वायर से। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 171.67। ये सारी वैल्यूज़ निकाल ली हमने। अब रह क्या हमारे पास, स्टैंडर्ड एरर ऑफ वाई ऑन एक्स। तो वो वैल्यूज़ दोनों आपने पुट करनी है, ठीक है। वाई माइनस वाई हैट का स्क्वायर और उसको डिवाइड कर देना आपने 10 के साथ, डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ, ठीक है। तो उनका स्क्वायर रूट लेंगे तो लास्ट में हमारे पास 9.5687 आ जाएगा। और स्टैंडर्ड एरर ऑफ बी रह गया, तो उसमें एस वाई एक्स डिवाइड बाय स्क्वायर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर। तो वैल्यूज़ हमारे पास हमने फाइंड कर ली हैं, उनको डिवाइड करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे नीचे वाली का, तो हमारे पास 0.73 आ जाएगा। अब इन सारी वैल्यूज़ को आपने पुट कर लेना फार्मूले के अंदर, तो हमारी वैल्यू जो है 6.89 निकल आएगी। अब आपने स्टेप 5 में क्या करना था कि टेबल की वैल्यू जो है, क्रिटिकल वैल्यू आपने टेबल से फाइंड करनी है। वो आपने कैसे फाइंड करनी है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो आपको दिया हुआ है वो हमारे पास 0.05, ठीक है। उसको आपने यूज़ करना है और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपके टेबल के ऊपर वाली साइड पे होगा और जो रो वाली साइड होगी नीचे की तरफ, वहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, एक मैंने ओपन किया, ये देखो, ये टी की वैल्यू है टू टेल टेस्ट के लिए। हम लोग यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस था हमारा 0.05 ये, ठीक है। और आपने यूज़ यहाँ पे क्या करना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम था हमारे पास 10, 12 माइनस 2 10 था ये, ठीक है। तो 10 पे आपने 0.05 की वैल्यू देखनी है, तो हमारे पास आएगी 2.228। ये इस तरह से आपने वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो टेबल वैल्यू हमारी आ गई 2.228। आपने क्या करना है, टेबल वैल्यू को ज़ीरो के दोनों साइड पे यहाँ पे प्लस में और माइनस में ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद आपने देखना है आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू कौन सी थी। कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी है यहाँ पे 6.89, ठीक है। 6.89 को आपने देखना है कि आया तो वो इस एरिया में लाई करता है या यहाँ पे कहीं लाई करता है। 6.89 क्योंकि 228 से बड़ा है तो वो रिजेक्शन रीजन के अंदर चला जाएगा। इसका मतलब है कि हम लोगों ने जो नल हाइपोथेसिस हमने स्टेट किया था वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में हम लोगों ने कंक्लूजन ड्रॉ करनी है। सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी इज 6.89 falls in the critical region, so we reject the null hypothesis and may conclude that there is sufficient reason to say with 95% confidence that height and weight are related। हम लोग क्या कह सकते हैं कि 95% हम लोग कॉन्फिडेंट हैं कि हाइट और वेट जो है दोनों रिलेटेड हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 दिया, उन्होंने क्या किया है, आपको सम कोई भी फाइंड नहीं करना पड़ेगा बी की वैल्यू निकालने के लिए, सॉरी। तो उन्होंने आपको सारी सिग्मा वाई स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर सारी वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी खुद बताया हुआ है उन्होंने। हाइपोथेसिस भी आपको खुद से हिंट दिया हुआ है। हाइपोथेसिस उन्होंने कहा है कि बीटा ग्रेटर देन 0.5 है। इस हाइपोथेसिस को आपने टेस्ट करना है, ठीक है। हाइपोथेसिस हमें अगर हम सिंबलाइज करें तो क्या बनता है कि बीटा ग्रेटर देन 0.5। जब ग्रेटर देन, लेस देन या नॉट इक्वल का साइन यूज़ हो तो हमें पता है कि वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है। इसका मतलब हमें क्वेश्चन में उन्होंने अल्टरनेट हाइपोथेसिस दिया हुआ है, इसका हम लोग नल हाइपोथेसिस बनाएं तो हमारे पास क्या बनेगा, नल हाइपोथेसिस हमारे पास आएगा बीटा इज़ लेस देन इक्वल टू 0.5, ठीक है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे पास 0.5 है, 0.05 सॉरी। टेस्ट स्टैटिस्टिक हमारा बीटा टी इज इक्वल टू बी माइनस बीटा नोट, स्टैंडर्ड एरर ऑफ बी है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा जो है n-2 है। यहाँ पे उन्होंने साइज़ हमें बताया हुआ है, यहाँ पे ये रहा सैम्पल साइज़ जो है हमारा है 10, ये रहा, ठीक है। सैम्पल साइज़ हमारा 10 है, उसमें से डिग्री ऑफ फ्रीडम हम फाइंड करेंगे 10-2 हमारे पास 8 आ जाएगा। इसी तरह आपने सारी कैलकुलेशंस पिछली एग्जाम्पल की तरह करनी है। PDF का लिंक दूंगी मैं, आप उसमें एग्जांपल ये डिटेल से देख लेना। सारी वैल्यूज़ फाइंड की हुई हैं मैंने यहाँ पे। लास्ट में हम लोग देखते हैं कि ये रिजेक्शन रीजन में जाता है या नहीं, ठीक है। कैलकुलेटेड वैल्यूज़ की देखते हैं। 8 हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम था और 0.05 हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस था। तो यहाँ पे ये 8 पड़ा है हमारे पास, 0.05 में 2.306 ये वैल्यू हमारी कैलकुलेटेड क्रिटिकल वैल्यू निकलती है, ठीक है। इसको हम लोग यूज़ करते हैं, कर्व पे ड्रॉ करते हैं। 2.306 प्लस में और माइनस में दोनों साइड पर हमने ड्रा कर लिया। कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी क्या निकली यहाँ पे 2.54, ठीक है। तो 2.54 किस साइड पे हमारे लाई करता है, इस साइड पे रिजेक्शन रीजन में। 2.54 बड़ा है ना इससे,
2.306 है। तो ये रिजेक्शन रीजन में लाई करता है। तो हम लोग इससे क्या कहते हैं, कंक्लूजन क्या ड्रा होती है कि हमारी क्रिटिकल वैल्यू जो है क्रिटिकल रीजन के अंदर, कैलकुलेटर वैल्यू क्रिटिकल रीजन के अंदर लाई करती है। तो इसलिए हम लोग नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे और हम लोग कंक्लूड करेंगे कि देयर इज़ सफिशिएंट रीज़न टू से विद 95% कॉन्फिडेंस लेवल दैट बीटा इज़ ग्रेटर दैन 0.5। अब लास्ट में इस चैप्टर की समरी देखते हैं हम लोग। रिमेंबर ऑल दी हाइपोथेसिस टेस्टिंग situations using the traditional method should include the test value। अब कहते हैं कोई भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग सिचुएशन जिनमें ट्रेडिशनल मेथड हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें टेस्ट वैल्यू हमेशा इंक्लूड होगी, जिसका फार्मूला हमने पढ़ा था, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, और ये 5 स्टेप समरी है टेस्टिंग दी हाइपोथेसिस। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि जस्ट आपने स्टेप लिखने, आपको कोई भी डेटा ना हो दिया हो, उन्होंने पूछा हो कि आपने स्टेप लिखने हैं, कैसे आप लोग हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हैं। तो उसमें क्या क्या है, स्टेट द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एंड आइडेंटिफाई द क्लेम, स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 आ गया आपके पास लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आपने स्टेट करना है अल्फ़ा और क्रिटिकल वैल्यूज़ को फाइंड कर लेना है। स्टेप 3 आपके पास आ जाएगा कि आपने टेस्ट वैल्यूज़ को कंप्यूट करना है। फिर स्टेप 4 में आपने डिसीजन करना है, लेना है कि आया कि आपकी नल हाइपोथेसिस आप रिजेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। और नंबर 5 पे आपने रिजल्ट्स को समराइज़ कर देना है। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इस सीरीज़ की समझ आई होगी। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।